कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन के हर पल को एक फिल्म की तरह बार बार देख सकते हैं। हर भावना, हर शब्द, हर पल बिल्कुल स्पष्ट है। जिल प्राइस के लिए यह वास्तविकता थी। वह अपने जीवन के हर पल को याद करती है जैसे कल की बात हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका दिमाग एक असीमित लाइब्रेरी है जिसमें आपके जीवन के हर पल का एक बड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दर्ज है? जिल प्राइस के लिए यह सच है। उनके दिमाग में हर पल की एक स्पष्ट तस्वीर है, मानो समय रुका हुआ हो। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे इंटरस्टेलर मूवी में जब कूपर 5th डायमेंशन में पहुंच जाता है और उसे अपने जीवन के पूरे पल अपने सामने दिखते हैं। ये सुनकर यकीन करना मुश्किल लगता है, पर यह सच में होता है कुछ पर्सन के साथ। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं, इस वजह से हम तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। ये एक खास कंडीशन होती है जिसे हाइपरथाइमेसिया या एक्सेसिव ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहते हैं, जो कि एक रेयर स्थिति है जो कुछ लोगों को अपने जीवन के हर पल को एक्स्ट्रॉर्डिनरी विस्तार से याद करने की कैपेसिटी देती है। जिल प्राइस इस स्थिति की पहली पहचानी गई मरीजों में से एक है। आप अपने जीवन के हर पल को एक डायरी में लिखते हैं और फिर उस डायरी को कभी नहीं भूलते। जिल प्राइस और 62 लोग इसी तरह की अविश्वसनीय कैपेसिटी रखते हैं। जिल प्राइस वह अपने जीवन के हर पल को याद करती है जैसे कल की बात हो। एक साधारण मंगलवार को नाश्ते का इंतजार करने से लेकर 1995 की 1 दिसंबर की सुबह हुई एक तीखी बहस के दौरान कहे गए सटीक शब्दों तक वह सब कुछ स्पष्ट रूप से याद करती है। पर कैसे किसी की इतनी तेज मेमोरी हो सकती है और क्यों उनका दिमाग कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन या उनसे रिलेटेड यादों को नहीं मिटाता? क्या हम कभी ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं जिसे बस कुछ दिन खाओ और आपकी भी मेमोरी सुपर शार्प हो जाए? क्या न्यूट्रोपिक्स से ऐसा हो सकता है? यह आपका भविष्य और हम सभी का भविष्य हो सकता है। न्यूट्रोपिक्स की अजीब दुनिया में आपका स्वागत है। न्यूट्रोपिक्स, जिन्हें अक्सर स्मार्ट ड्रग्स या कॉग्निटिव एनहांसर्स के रूप में जाना जाता है, हमारे अनयूज्ड कैपेसिटी को अनलॉक करने का वादा करते हैं, जो मेमोरी, फोकस और कॉग्निटिव स्पीड में सुधार करते हैं। वे अभी बहुत पॉपुलर हैं। वेबसाइट्स, फोरम और पॉडकास्ट हर जगह उभर रहे हैं जो न्यूट्रोपिक्स, एडाप्टोजेंस और अन्य स्मार्ट ड्रग्स के टेस्ट्स और डिस्कवरी के लिए डेडिकेटेड हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हम किसी बंद पड़ी मेंटल डिजीज या ब्रेन की शक्ति को अनलॉक करने वाले हैं, या क्या हम एक हॉरर स्टोरी या किसी सपने में, नाइटमेयर में चल रहे हैं जिसमें अनकही और भयंकर साइड इफेक्ट्स हैं? आइए पता लगाते हैं। हाइपरथाइमेसिया एक रेयर कैपेसिटी है जिसमें कुछ ही लोगों को पहचाना गया है। हाइपरथाइमेसिया पर स्टडी जारी है क्योंकि साइंटिस्ट ब्रेन द्वारा यादों को कैसे प्रोसेस्ड किया जाता है इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन डिस्क्रिप्शंस में सटीक डेट और पिछले अनुभवों के बारे में कॉम्प्लेक्स जानकारी शामिल हो सकती है। प्रेजेंट रिसर्च से पता चलता है कि यह कैपेसिटी ऑटोबायोग्राफिकल स्मृति तक ही सीमित है। इस सीमा का अर्थ है कि लोग केवल अपने बारे में और अपने पिछले व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में ही जानकारी याद कर सकते हैं। लोग जानकारी को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म यादों के रूप में बनाए रख सकते हैं। HSM वाले लोग पॉसिबली शॉर्ट टर्म यादों को मोस्ट अन्य लोगों के समान तरीके से प्रोसेस्ड करते हैं। हालांकि 2016 के एक स्टडी से पता चलता है कि इन व्यक्तियों में लॉन्ग टर्म मेमोरी बेहतर होती है। HSM एक अच्छी याददाश्त से अलग है। उदाहरण के लिए HSM वाले लोग जानकारी की लंबी स्ट्रिंग याद रखने के लिए म्नेमोनिक डिवाइसेस का उपयोग नहीं करते हैं। हाइपरथाइमेसिया वाले लोग एक्सेसिव सटीकता के साथ पिछले अनुभवों से संबंधित डिस्क्रिप्शन याद कर सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने नोट किया है कि इन व्यक्तियों में कंपल्सिव इनवॉलंटरी डिसऑर्डर OCD वाले लोगों के साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। एग्जाम्पल के लिए, वे जुनूनी प्रवृत्ति शो कर सकते हैं। दोनों स्थितियों वाले लोग ब्रेन के कुछ स्पेशल एरियाज में कुछ स्ट्रक्चरल अंतर भी रखते हैं। हालांकि इन समानताओं के बावजूद HSM और OCD के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं है। HSM वाले लोग अपने जीवन के अनुभवों को भूलने में असमर्थ होते हैं। इसके लॉन्ग टर्म प्रभावों का आकलन करने के लिए और अधिक रिसर्च महत्वपूर्ण है। हाइपरथाइमेसिया वाले रिलेटिवली कम लोग हैं, इसलिए इसके कारणों की जांच करने का रिसर्च का एब्सेंस है। हाइपरथाइमेसिया में क्या योगदान देता है, इसके बारे में कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन सटीक कॉज अननोन है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि हाइपरथाइमेसिया का कारण जैविक, जेनेटिक या साइकोलॉजिकल हो सकता है। हालांकि हाइपरथाइमेसिया के कारणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए और अधिक स्टडी आवश्यक है। कुछ सबूत हैं कि हाइपरथाइमेसिया का जैविक कारण हो सकता है। एक स्टडी से पता चलता है कि HSM वाले लोगों में ब्रेन के कुछ हिस्सों में अति सक्रियता हो सकती है, जैसे कि अमिगडाला। एक अन्य स्टडी से पता चलता है कि HSM वाले लोगों में ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में गतिविधि बढ़ जाती है, जैसे कि पैराइटल लोब। एक अदर प्रिंसिपल ये है कि हाइपरथाइमेसिया का जेनेटिक कारण हो सकता है। हालांकि
प्रेजेंट रिसर्च जारी है कि क्या इस कैपेसिटी का कोई जेनेटिक आधार है। कुछ का मानना है कि हाइपरथाइमेसिया के साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से HSM वाले लोग अपने पिछले अनुभवों के बारे में जुनूनी रूप से सोचते हैं। इन घटनाओं के बारे में नियमित रूप से सोचना उन्हें याद रखने की कैपेसिटी को मजबूत करने में मदद करता है। इस तरह यह HSM वाले लोगों को अपनी यादें कंजर्व करने में कैपेबल बना सकता है। हाइपरथाइमेसिया एक रेयर कैपेसिटी है, इसलिए प्रेजेंट में इसका फॉर्मल रूप से डायग्नोसिस करने का कोई तरीका नहीं है। कुछ रिसर्च बताते हैं कि हाइपरथाइमेसिया वाले लोगों के ब्रेन के कुछ हिस्सों में हाइपर एक्टिविटी होती है। इसीलिए डॉक्टर संभावित रूप से MRI स्कैन करते हुए किसी व्यक्ति में HSM का आकलन कर सकते हैं, जबकि वे एक स्मृति चेकअप से गुजरते हैं। कॉम्प्लेक्स चेकअप भी यह कॉन्फर्मेशन करने में मदद कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति में हाइपरथाइमेसिया है या नहीं। इन टेस्ट्स में एक ऑटोबायोग्राफिकल स्मृति आकलन शामिल हो सकता है, जो किसी व्यक्ति के अपने पहले के जीवन से विशिष्ट घटनाओं और तथ्यों को याद रखने की कैपेसिटी का टेस्ट करता है। हाइपरथाइमेसिया वाला व्यक्ति अपने जीवन की लगभग हर घटना को बहुत विस्तार से याद कर सकता है। दूसरी ओर आइडेटिक मेमोरी एक इमेज को केवल एक बार देखने के बाद सटीक रूप से याद करने की कैपेसिटी है। जिन लोगों में बेहतर आइडेटिक मेमोरी होती है, वे हाल ही में देखी गई किसी चीज़ की कल्पना को बहुत सटीकता से जारी रख सकते हैं। वे कई मिनटों तक अपनी मन में एंटायर विजुअल रखने में कैपेबल हो सकते हैं। मोस्ट लोगों के लिए आइडेटिक यादें कुछ सेकंड के बाद फीकी पड़ जाती हैं। कुछ मामलों में विजुअल बदल सकते हैं या लॉन्ग टर्म स्मृति के रूप में आर्काइव्ड हो सकते हैं। लोग अक्सर आइडेटिक मेमोरी को फोटोग्राफिक मेमोरी से कंफ्यूज्ड करते हैं। जो लोग फोटोग्राफिक मेमोरी होने का दावा करते हैं, वे कहते हैं कि वे किसी विजुअल को उसी विस्तार से लंबे समय तक याद रख सकते हैं जैसे उन्होंने पहली बार देखा था। हालांकि साइंटिस्ट रिसर्च फोटोग्राफिक मेमोरी के अस्तित्व पर बहस करता है। हाइपरथाइमेसिया वाले लोगों की तरह अच्छी आइडेटिक मेमोरी वाले लोग भी निमोनिक्स जैसे मेमोरी डिवाइसेस पर भरोसा नहीं करते हैं। हाइपरथाइमेसिया और आइडेटिक मेमोरी का पता लगाने के लिए बहुत कम रिसर्च है। इसका कारण यह हो सकता है कि वे टेस्ट्स करने के लिए डिफ़िकल्ट इवेंट्स हैं। हालांकि यह संभव है कि हाइपरथाइमेसिया वाले लोगों में बेहतर आइडेटिक मेमोरी नहीं है। हाइपरथाइमेसिया और आइडेटिक मेमोरी के बीच समानता और अंतर को समझने के लिए और अधिक रिसर्च होगी तो हमें और जानने को मिलेगा। हाइपरथाइमेसिया लगभग सभी पिछले अनुभवों को बहुत विस्तार से याद रखने की रेयर कैपेसिटी है। HSM के कारण प्रेजेंट में अननोएबल हैं, लेकिन कुछ थ्योरी बताते हैं कि इसके बायोलॉजिकल, जेनेटिक या साइकोलॉजिकल ओरिजिन हो सकते हैं। प्रेजेंट में हाइपरथाइमेसिया का फॉर्मल रूप से डायग्नोसिस करने का कोई तरीका नहीं है। इसका आकलन करने के संभावित तरीके MRI स्कैन और कॉम्प्लेक्स स्मृति टेस्ट्स हो सकते हैं। हाइपरथाइमेसिया आइडेटिक मेमोरी से अलग होता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की अपने ऑटोबायोग्राफिकल अनुभवों को याद रखने की कैपेसिटी पर ही फोकस्ड होता है, न कि उनके मन में विजुअल रखने की कैपेसिटी पर। हाइपरथाइमेसिया और आइडेटिक मेमोरी दोनों ही सेम एक जैसे लगते तो हैं, पर रियलिटी में ये दोनों एक अलग ही डिसऑर्डर हैं और इनके बारे में अभी काफ़ी रिसर्च करना बाकी है। शब्द न्यूट्रोपिक काफ़ी नया है, जिसे 1972 में रोमेनियन साइकोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट कॉर्नेलियस ई जुर्जिया द्वारा क्रिएट किया गया था। वह एक नए कंपाउंड पर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें मानव ब्रेन पर प्रभाव मिले जो किसी भी मौजूदा साइकोसोमैटिक्स दवा की से कनेक्टेड नहीं थे। और वहीं से शुरुआत हुई एक नए ड्रग की, एक कॉग्निटिव एनहांसर किसने मेमोरी और सीखने को बढ़ाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल है। पर यहाँ ध्यान दीजिए, मैं आपको कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप इस मेडिसिन को ले लें, क्योंकि यह भी एक तरह की मेडिसिन है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसलिए एक डॉक्टर से बेहतर आपके प्रॉब्लम को कोई नहीं समझ सकता, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कॉर्नेलियस ई जुर्जिया के अनुसार किसी मेडिसिन को न्यूट्रोपिक्स होने के लिए उसमें मेमोरी बूस्ट और ब्रेन एनहांस जैसे खूबियाँ होनी चाहिए और सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स जैसे बेहोशी नहीं होने चाहिए, पर ऐसा तो नहीं था। आज जो भी न्यूट्रोपिक्स हैं उस तरह की पहले जैसी बताई गई तो नहीं है, पर ये न्यूट्रोपिक्स कुछ नया नहीं है। हम ह्यूमंस हज़ारों साल से इसका उपयोग कर रहे थे, कई मिनरल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके और कई पौधों के कम्बिनेशन से, बस ये देखने के लिए कि उनका एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल रहा। प्राचीन मिस्र में पुजारी और विद्वान नीलकमल के फल जैसे पौधों से निकाले गए जूस का उपयोग करते थे, ये मानते हुए कि इसमें साइकोसोमैटिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाई अवेयरनेस और क्लैरिटी के लेवल को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने पपिरस स्क्रॉल पर कई सारी जड़ी बूटियाँ और पौधों के उपयोग को डॉक्यूमेंटेड किया था। यहाँ तक कि कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने साइंस, टेक्नोलॉजी और सैन्य एनहांसमेंट के लिए अलग अलग फील्ड्स में पश्चिम से आगे निकलने के प्रयास में कॉग्निटिव एनहांसर्स में उनके डीप इंटरेस्ट से
सोवियत साइंटिस्ट को ऐसे पदार्थ विकसित करने का कार्य सौंपा गया था जो उनके अंतरिक्ष यात्रियों, सैनिकों और खुफिया ऑफिसर्स को अधिक स्मार्ट और तेज बना सकें। हालांकि उनके मोस्ट कार्य अभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी में हैं। इस सभी सोवियत साजिश ने कई नए ट्रॉपिक कॉम्बिनेशन की खोज और विकास किया, जिनमें पाइटा सबसे मेन है, जिसे डॉ कॉर्नेलू ई जॉर्जिया द्वारा बनाया गया था। 1960 के दशक में जॉर्जिया द्वारा पाइटा का विकास कॉग्निटिव ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक था। यह सिंथेटिक कॉम्बिनेशन, जो प्रकृति से सीधे प्राप्त किसी भी चीज़ से अलग है, इसने नए युग के न्यूट्रॉपिक्स का द्वार खोल दिया। लेकिन पाइटा ने अन्य पदार्थों में भी रिसर्च के बाद के दरवाजे खोल दिए। एक अन्य प्राचीन नेचुरल स्टफ जो हाल ही में अधिक ध्यान खींच कर रहा है, ये लायंस मैन मशरूम। आपने शायद पहले ही इसके बारे में सुना है। चाय से लेकर टूथपेस्ट तक हर चीज़ में दिखाई दे रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। लायंस मैन मशरूम एक हिस्टोरिकल औषधीय मशरूम है जिसका यूज़ सेंचुरीज से ईस्ट एशियन कल्चर्स में किया जाता रहा है। ट्रेडिशनली इसे भिक्षुओं द्वारा अपने ब्रेन की शक्ति बढ़ाने और ध्यान के दौरान अपना ध्यान बढ़ाने के लिए रेगुलर यूज़ किया जाता था। लेकिन वेस्ट में एक न्यूट्रोपिक के रूप में इसके रीसेंट अडेप्टेशन इसे डीप साइंटिफिक रिसर्च का सब्जेक्ट बना दिया है और पता चला है कि जब कंजम्पशन किया जाता है तो लायंस मैन मशरूम शरीर में नर्व ग्रोथ फैक्टर NGF का कॉम्बिनेशन करने में केपेबल होता है। NGF एक प्रोटीन है जो ब्रेन में न्यू पार्किंसन जैसे रोगों के साथ बदल सकते हैं। NGF न्यूरॉन रिसेप्टर्स से जुड़ता है जो एक सिग्नलिंग पाथवे को शुरू करता है जो न्यूरॉन के ग्रोथ और क्वालिटी को बढ़ा सकता है। यह न केवल कॉग्निटिव फंक्शन को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि न्यूरॉन नेटवर्क की मरम्मत और रिजनरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पर इसके भी कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए आपको अपने से कुछ भी नहीं खाना है, नहीं आपको इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी ऐसी मेडिसिन खोज लेंगे जो हमारे ब्रेन की पावर को इंक्रीज़ कर देगा? या शायद एंशिएंट इंडियंस या इजिप्शियन ने ऐसा पहले ही कर लिया था और वो लोग हमसे भी ज़्यादा एडवांस्ड रहे हों, पर उनकी एडवांसमेंट उनके साथ ही ख़त्म हो गई। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब हम ह्यूमंस अपनी इंटेलिजेंस बस एक कैप्सूल खा के अपनी इंटेलिजेंस इंक्रीज़ कर लेंगे। पर अभी इसके लिए और रिसर्च की ज़रूरत है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।